गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा? ऐसे बिखरे क्यों बैठे हो? थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ऐसा क्यों? ऑनलाइन कौन कौन है? रूबा, आयुष, रॉयल, मुस्कान, शुभम, विकास, आकांक्षा, सपना, नितिशा, निशिता, राधिका, विकास, स्टडी, ब्ला ब्ला और समस्त भारत परिवार। क्या हाल चाल है बेटे सभी के? उम्मीद है बेटे आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। क्लास शुरू की जाए। कल बेटे मैंने कुछ आपको मॉड्यूल से पढ़ने को कहा था, पढ़ के देख लिया एक बार? किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे चलें। सो गुड मॉर्निंग बेटे, आज हमने शुरू करना था प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। शुरू करें। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यह पता करना पड़ता है कि आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं। 3 अलग अलग स्टेजेस हो सकती है जिसमें आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। 3 अलग अलग स्टेजेस कौन सी होंगी? पहली स्टेज होगी कि आपने अभी तक अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। सेकंड स्टेज होगी कि आपने अपना ट्रायल बैलेंस तो बना लिया है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने अभी तक नहीं बनाया है, फाइनल अकाउंट आपने अभी तक नहीं बनाए हैं और आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। और थर्ड स्टेज होगी कि आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया है और आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इतना ठीक? सो देयर में बी 3 डिफरेंट स्टेजेस। बेटे मेरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। हाँ, देयर विल बी 3 डिफरेंट स्टेजेस फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और उसी के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी 3 कैटेगरी में मैंने क्लासिफाई कर रखा है। इसके अंदर बेटे पहली स्टेज होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। पहली स्टेज होगी इसके अंदर। अरे यहां पर भी वही आ लेगा यार। हम्म वहां का भी करना पड़ेगा। हाँ तो बेटे पहली स्टेज होगी इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आपने अभी तक अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आपको अपने एरर की रेक्टिफिकेशन करनी है। सेकंड स्टेज हो सकती है इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखे बेटे जल्दी से। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटे सौरभ, थैंक्स फॉर आस्किंग। सेकंड स्टेज हो सकती है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड स्टेज हो सकती है इसके अंदर रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखे सबसीक्वेंट पीरियड।
उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखें सब्सिक्वेंट पीरियड। शुरू करें। सर ये मामला क्या है? मामला ये है कि नॉर्मली आप अपनी अकाउंटिंग कैसे करते, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, मैं जो भी लिख रहा हूं उसे समझाने के लिए लिखूंगा। आगे चलते हैं। आपका अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं स्टार्ट होता है यहां से, डेट कुछ भी हो सकती है, 1 जनवरी हो सकती है, 1 अप्रैल हो सकती है, ठीक है ना। आपका अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं यहां से शुरू होता है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 से। अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होना चाहिए? 31 मार्च 2023 को एंड होना चाहिए, ठीक। कायदे से अगर देखा जाए तो साल भर आप क्या करते रहते हैं? साल भर आप या पहले तो जर्नल एंट्री बनाते रहते हैं और साल भर क्या करते रहते हैं? लेजर पोस्टिंग। यही काम चलता रहेगा साल भर। ट्रांजैक्शन हुआ, एंट्री बनाई, लेजर पोस्टिंग करी, ट्रांजैक्शन हुआ, एंट्री बनाई, लेजर पोस्टिंग करी, यही काम करते रहेंगे आप। ईयर एंड में अब आपको पहले बनाना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेंगे, फाइनल अकाउंट तो प्रिपेयर करनी पड़ेंगे। अब ईयर एंड में आपको जब अपने फाइनल अकाउंट बनाने हैं तो ईयर एंड में आप सबसे पहला काम करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने का। सबसे पहले क्या बनेगा आपका? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में फिर क्या बनेगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना ठीक। तो यहां पर सवाल यह है कि आपको अपने एरर को कब ठीक कर लेना चाहिए। तो लोग तो ये कहते हैं कि जब आपको अपनी गलती पता चल जाए उसी समय उस गलती को ठीक कर लो तो ज्यादा अच्छा है। द एरर शुड बी रेक्टिफाइड एज सुन एज पॉसिबल। अब आपको अगर आपकी गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता चल जाए तो फिर आप अपनी एरर को कब ठीक कर देंगे? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले आप इंतजार थोड़ा ना करेंगे कि एक काम करते हैं पहले ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो फिर हम अपने एरर को रेक्टिफाई करेंगे। ऐसा तो कोई आदमी नहीं करेगा। आपको अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही कोई गलती पता चल जाती है कि हमसे अकाउंटिंग के अंदर ये गलती हो गई, तो आप अपनी गलती को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही क्या करना शुरू कर देते हैं? रेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रखी है तब बिल्कुल भी आप सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। नेवर यूज सस्पेंस अकाउंट इन दिस केस, पहला फंडा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हुआ, फिर आपको पता चला कि आपकी अकाउंट्स की बुक में एरर है। तो उस कंडीशन में आपने कहा कि भाई जब ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं कर रहा, हमारी अकाउंट्स की बुक में एरर है, तो बिना इन एरर को ठीक किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो गलत है। क्योंकि बिना एरर को ठीक किए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो वो भी तो गलत ही बनेगा, और वो गलत बनेगा तो करेक्ट प्रॉफिट भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं? पहले अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। अगर टैली नहीं हुआ, अगर कोई एरर है, तो उन गलतियों को फिर यहीं पर ठीक कर लिया जाएगा। एरर विल बी रेक्टिफाइड इन दिस केस। यहीं पर बेटे आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद जब सारी गलतियां आपकी ठीक हो जाएंगी, जब सारे एरर आपके रेक्टिफाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर क्या बनाना शुरू करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ये हो गई आपकी कंडीशन नंबर 2। एक कंडीशन और बनती है कि भाई आपने करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस आपने टैली नहीं हुआ। टैली नहीं होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी अकाउंट्स की बुक में कुछ ना कुछ एरर है। इतना क्लियर? अब एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए अप्रैल 1 2020 से 22 से लेके 31 मार्च 2023 तक साल भर में 365 दिन हो गए आपके, 365 डेज। 365 डेज के जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आपको एक बार फिर से पलटा पलटा के देखना है। सोच के देखो बेटे, अगर एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन भी होंगे, इफ दे आर ऑन ओनली 20 ट्रांजैक्शन पर डे, और साल में अगर 300 दिन ही तुमने काम किया होगा, 65 डेज मान लेते हैं, संडे मंडे होली दिवाली राखी आखी ये सब आ गई, तुमने 300 दिन ही काम किया होगा, तो 20 ट्रांजैक्शन 20 ट्रांजैक्शन डेली के हिसाब से साल भर के कितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए? 6000 ट्रांजैक्शन के वाउचर, वाउचर के बेसिस पर एंट्री, एंट्री के बेसिस पर लेजर पोस्टिंग। यहां तक जब तक करोगे नहीं तब तक आपको आपका एरर मिलेगा नहीं। एक एक ट्रांजैक्शन पलटा पलटा के देखना पड़ेगा। अब कई बार ये होता है कि सर इतनी फुर्सत नहीं है फिलहाल, क्योंकि सर जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, अपने प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करके इनकम टैक्स पे करना है। बिजनेस वाला होगा तो उसको जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है।
उसका टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए से ऊपर का है, सेल्स अगर 40 लाख रुपए से ऊपर की है, तो उसको अपने फाइनल अकाउंट को ऑडिट करवाना है। ये सारे नियम कानून है सारे के सारे, पूरा करना तो जरूरी है। तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता होता है कि आपकी अकाउंट्स की बुक में एरर है, अकाउंट्स की बुक में एरर होने के बाद भी आपकी मजबूरी हो जाती है कई बार कि आप उस एरर को इमीडिएटली ठीक नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास में टाइम की कमी है। सोच के देखो ना बेटे, 31 मार्च आपका एंड हो गया, एट द एंड ऑफ 31 मार्च आप क्या बना रहे हैं? अपना ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। जल्दी से जल्दी आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। फुर्सत है नहीं इतनी आपके पास में कि आप अपने एरर को ढूंढो, रेक्टिफाई करो, फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तब उस कंडीशन में ये करते हैं कि अभी जो गलत सही जैसा भी ट्रायल बैलेंस है, इसी के बेसिस पे क्या बना दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया जाएगा। अभी इस साल का तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो। सर गलत प्रॉफिट निकलेगा, निकलने दो, कितने की गलती होगी? अगर तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकलता है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख में गलती कितने की होगी? 5-10 हजार की गलती होगी, उससे ज्यादा बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। तो 5-10 हजार की गलती होती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार का क्या बना दो? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, इस साल की अकाउंटिंग को क्लोज कर दो, अगले साल की अकाउंटिंग ओपन कर लो, नई अकाउंट्स की बुक ओपन कर लो, ओपनिंग एंट्री जो आपको रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड कर दो। फिर पूरा साल खाली पड़ा तुम्हारे पास। जब पूरा साल खाली पड़ा है तो अगले साल आराम से पिछले साल के एरर को ढूंढेंगे और उनको फिर रेक्टिफाई करेंगे। कई बार फिर इस सिस्टम को फॉलो कर लिया जाता है। तो यहां पर अब एरर की रेक्टिफिकेशन कब होगी? बोलो ना बेटे, अब एरर की रेक्टिफिकेशन कब होगी? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद, बराबर है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद अगर एरर की रेक्टिफिकेशन होती तो आप चले गए सीधे अगले साल में, चले गए अगले साल में, क्योंकि आप तो पुरानी अकाउंट की बुक क्लोज कर चुके, नेक्स्ट ईयर के लिए अकाउंट की बुक आप ओपन कर चुके। तो ऐसी कंडीशन में करंट ईयर के एरर की रेक्टिफिकेशन कब होगी? नेक्स्ट ईयर में होगी। और नेक्स्ट ईयर को हम लोग कह देते हैं सबसीक्वेंट पीरियड। क्या कह देते हैं बेटे हम लोग? सबसीक्वेंट पीरियड। इसलिए मैंने लिखा है रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा है मैंने सबसीक्वेंट पीरियड। इतना क्लियर है? सब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री में हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं। हल्के फुल्के चेंजेस करने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही अपने एरर को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर देते हैं, तब आपको यहां पर सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। कसम खा लो कि अगर क्वेश्चन में कहीं मिल गया द एरर बीन रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो सस्पेंस अकाउंट को बिल्कुल भी यूज मत करना। क्योंकि आप लोग 11-12 पढ़ के आए हैं, 11-12 के अंदर अक्सर जो भी क्वेश्चन आपके पास में आते थे, उन सारे क्वेश्चन में आप एरर की रेक्टिफिकेशन जनरली सस्पेंस अकाउंट से करते थे। तो सस्पेंस अकाउंट यूज कहां नहीं करना है पहले वो पता होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, या किसी भी क्वेश्चन में लिख दिया जाए द फॉलोइंग एरर वर आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, या कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखा होगा? विदाउट सस्पेंस अकाउंट, तो भी समझ जाना कि एरर की रेक्टिफिकेशन कब हो रही है? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हो रही है। ठीक। उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद तो अगले साल एरर की रेक्टिफिकेशन होगी। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो गलत निकला होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल गलत निकला होगा। तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट गलत था, एरर को रेक्टिफाई करने के बाद प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को भी ठीक करना पड़ेगा आपको? बात तो सही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एरर थे तो प्रॉफिट भी गलत निकला होगा, ट्रायल बैलेंस ही गलत था तुम्हारा। अब जब ट्रायल बैलेंस गलत था तो प्रॉफिट भी गलत निकला होगा। तो जब अगले साल एरर की रेक्टिफिकेशन होती है तो आपको यहां पर दो काम करने पड़ेंगे। कौन से काम? पहला तो एरर को रेक्टिफाई करना ही करना है, और दूसरा जो आपने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया है उसको भी यहां पर ठीक करना है। इतना ठीक है? सर क्वेश्चन में लिखा रहेगा एरर की रेक्टिफिकेशन कब करनी है? 70% केसेस में क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कब करनी है, व्हाट विल बी द स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन 30% केसेस में ऐसा भी होता है कि जब क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं होता कि आपको अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कब करनी है, तब क्या करेंगे सर? फिर तो पता ही नहीं चल रहा। तब बेटे आप अपनी जनरल अजम्पशन ले सकते हैं कि आप अपने एरर को रेक्टिफाई कब कर रहे हैं? सेकंड स्टेज में, स्टेज 2 में। हम लोग बेटे नॉर्मली क्लास के लिए ये जो पहली बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है इसको हम लोग कहते हैं स्टेज 1। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको हम लोग कह देते हैं स्टेज 2, और आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको हम लोग कह देते हैं स्टेज 3। क्लास के लिए है
क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम बार बार बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन स्टेज 1 में कर रहे हैं या स्टेज 2 में कर रहे हैं या स्टेज 3 में कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर कोई हिंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो हमेशा मान के चलना कि एरर की रेक्टिफिकेशन कब हो रही है, स्टेज 2 में हो रही है। क्योंकि नॉर्मली आपको एरर का पता ही कब चलता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। जब वो टैली नहीं होता तब बेटे हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अकाउंट की बुक में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। तो 90% केसेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी 90% केसेस में एरर की रेक्टिफिकेशन स्टेज 2 में ही होती है। इतना क्लियर? पक्का? आगे चलूं मैं? ठीक है सर, तीनों के एरर के रेक्टिफिकेशन में डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि अगर आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तब उस कंडीशन में यहां पर आप बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए अपने एरर को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक। दूसरा, अगर आप स्टेज 2 में अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तब यहां पर आपको हमेशा डबल एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसको लिख लो बेटे, डबल एंट्री मस्ट बी कंप्लीटेड। डबल एंट्री मस्ट बी कंप्लीटेड। आपको अपनी डबल एंट्री कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। स्टेज 2 के नीचे लिखना इसको। अगर आप स्टेज 2 में अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो डबल एंट्री आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ऑटोमेटिकली अगर डबल एंट्री कंप्लीट हो जाती है अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो फिर यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल एंट्री मस्ट बी कंप्लीटेड, और इसी के नीचे लिख लेना यूज सस्पेंस अकाउंट, यूज सस्पेंस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी। स्टेज 2 के नीचे लिखें डबल एंट्री मस्ट बी कंप्लीटेड, स्टेज 2 में लिखें डबल एंट्री मस्ट बी कंप्लीटेड, और उसी के नीचे लिखें एरो बना के यूज सस्पेंस अकाउंट इफ नेसेसरी। लिख लिया इतना? आगे बढ़ू सर, अगर हम अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, तब क्या होगा? तो क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर चुके हैं तो डबल एंट्री तो कंप्लीट करनी ही करनी है। तो यहां पर पहली कंडीशन, डबल एंट्री कंप्लीट होनी ही चाहिए। तो लिखिए बेटे इसी के अंदर पॉइंट नंबर 1, डबल एंट्री मस्ट बी कंप्लीटेड। डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही होगी तो फिर क्या यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। तो इसी के नीचे पॉइंट नंबर 2 में लिखें यूज सस्पेंस अकाउंट, यूज सस्पेंस अकाउंट। लिख लिया? और इसी के नीचे थर्ड पॉइंट लिखें रेक्टिफाई नॉमिनल अकाउंट, रेक्टिफाई नॉमिनल अकाउंट with the help of profit and loss adjustment account, with the help of profit and loss adjustment account, rectify nominal account with the help of profit and loss adjustment account। सर बिफोर ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री इज नॉट मैंडेटरी। हाँ बेटे, बिफोर ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री कंप्लीट करना आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं होगा। और कौन है? कौशिक, मुस्कान, आशुतोष, विवेक, शुभम, सानिका, सौरभ, यहां तक हो गया बेटे सभी का? पक्का? शुरू करें? लो बेटे, ज्ञान देने के लिए सिर्फ इतना ही है, सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए। आ जाओ बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। पक्का? नोट्स मिल गए? अरे नोट्स मिले कि नहीं मिले? हाँ, मॉड्यूल, अरे यार लिंक नहीं आया क्या गूगल ड्राइव का? कौन से वाले ग्रुप में हो? रुको एक मिनट।
हाँ बेटे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ना शुरू करें जब तक मैं आपको नोट्स ट्रांसफर कर रहा हूं। बाकी सभी लोग बेटे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें जब तक मैं आपको नोट्स ट्रांसफर करता हूं। देखना बेटा, लिंक आया क्या? कितने ग्रुप बने, कुछ आइडिया है क्या? हाँ,
बेटे एक बार चेक करें लिंक आई क्या व्हाट्सएप पे, सबको मिल गई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे एक बार चेक करें व्हाट्सएप पे कोई लिंक आई है क्या? यस सर आ गया। साक्षी नो, यस सर आ गया, ओके आ गया, नो 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 सर, अभी अभी चेक करो, अभी आ गया होगा सर। फाइनल जून 2023 ग्रुप में सेंड कर दो नोट्स। यार उसमें तो कर दिए मैंने, उसमें आ गया ना फाइनल। कौन सा नोट्स, कौन सा ग्रुप बता रहे हैं ये फाइनल? ये और कोई दूसरा ग्रुप भी है क्या? ए भगवान, कितने ग्रुप बना दिए यार इन लोगों ने। बेटे देखो आजू बाजू आस पड़ोस में किसी के पास आया होगा तो उधार ले लो 2 मिनट के लिए, बोलना कल लौटा देंगे ब्याज के साथ, ठीक है? आगे चलूं मैं? हाँ सर आगे चलो। लो बेटे ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑन 31 मार्च 2006 प्रिपेयर बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट मिस्टर ए प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस। इतनी लाइन से समझ में आ रहा है कि एरर की रेक्टिफिकेशन कब होने वाली है? स्टेज 1, 2 या 3 में? 2 में। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं है, लेकिन आगे कह रहे हैं मिस्टर ए प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस तो बना लिया ना इन्होंने, तो एरर की रेक्टिफिकेशन होगी आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गई आपके लिए स्टेज 2, इतना ठीक। लो बेटे स्टेज 2 में आपको एरर की रेक्टिफिकेशन करनी है, एंड इफ यू वांट टू रेक्टिफाई द एरर इन स्टेज 2, हाँ इफ यू वांट टू रेक्टिफाई द एरर इन स्टेज 2। गुड मॉर्निंग, तबीयत खराब है? तबीयत खराब लग रही है तो बेटे क्या कहते हैं, चलो ठीक है फिर लेट जाओ, वैसे मतलब जैसे सो रहे थे वैसे ही सो जाओ एक बार और। हाँ नहीं मतलब तबीयत खराब है तो और क्यों खराब करना ज्यादा, आई डिडंट नो दैट। आगे चलते हैं बेटे, यहां पर उन्होंने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया जो अपने आप में टैली नहीं हुआ। ही पुट द डिफरेंस इन न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट। अब डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा होगा, नहीं खेल लो पहले आराम से, बॉटल बॉटल ऐसे यहां बीच में नेट लगा देता हूं बेटे, है कि नहीं, वॉलीबॉल जैसे ऐसे खेलना बॉटल बॉटल। तो क्लास तो चल नहीं रही है, एक बॉटल में 3 लोग पानी पी रहे, फिर डिसाइड कर रहे कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा, बताओ। यानी तुम लोग कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर ही दोगे कि इंडिया में भयंकर गरीबी है बॉस, और हम भी उसी गरीबी के मारे हैं। यानी घर वाले कितनी तुम्हारी फीस भर दें, कितने ही अच्छे कपड़े पहना दें, कितने ही अच्छा बैग दिला दें, कितने ही महंगे जूते दिला दें, फिर भी हमने साबित करना है कि हम उस देश के वासी हैं जहां पे 40% पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीती है। यानी अपनी अपनी एक एक इंडिविजुअल बॉटल भी नहीं है तुम्हारे पास पानी पीने के लिए, उसमें भी आपस में लड़ रहे हैं, और उसमें भी लड़ भी ऐसा ना वॉलीबॉल खेल रहे हैं उसके साथ में, नालायक। बोलो अरेंजमेंट करवाऊं कल से यहाँ पे नेट लगाने का। हाँ आगे चलते हैं फिर। उसके बाद बेटे अगली बात आती और क्या है सेंटेंस के अंदर, बाकी तो सब ठीक ही है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द सडन एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। 2 चीजें मांगी है। ये कह रहे हैं एक तो जितने ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं उनकी एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री बना के दिखाएं, साथ में सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाएं। ये क्वेश्चन बेटे एग्जाम में आया हुआ है, एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है कब का एग्जाम में है, या आपके नोट्स में अगर आप देखेंगे तो शायद उसमें एग्जाम की डेट भी लिखी हुई होगी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है नवंबर 2006 में वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर आज की डेट में एग्जाम में आता है तो आप ये मान के चलें कि ये क्वेश्चन पूरे पूरे आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये आज की डेट में। हाँ इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 7 हैं, आजकल इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं आते, आजकल सिर्फ बड़ी मुश्किल से 6 ट्रांजेक्शन ही आते हैं, यहाँ पे 7-8 ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। पहले का पेपर थोड़ा सा और लेंदी हुआ करता था। अब यहाँ पर एरर की रेक्टिफिकेशन भी करनी है, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे पहले डिसाइड करें कि भाई आपने अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कब करनी है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कब करनी है, स्टेज नंबर 2 में। एरर की रेक्टिफिकेशन करने के लिए अब क्योंकि स्टेज 2 में आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो डबल एंट्री तो कंपलसरी होगी आपकी, और डबल एंट्री कंपलसरी होगी तो ऐसी कंडीशन में ये कौन से नोट्स उठा के ले आया मैं, डबल एंट्री कंपलसरी होगी आपके लिए। अब क्योंकि डबल एंट्री कंपलसरी है तो उसी के हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा। अब उसी के हिसाब से आपको काम करना है तो काम कैसे किया जाए, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको कभी भी अपने एरर की रेक्टिफिकेशन करनी है तो जो गलती है उसको ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ लें और हमेशा अपने ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले
ये होती है क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके, क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके कह सकते हैं आप, इसको एनालिसिस कह सकते हैं आप। उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। दो पार्ट कौन से होंगे, हमेशा याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें पहले तो यह बताया जाएगा कि करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, असल में एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुआ था। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अगर अकाउंटेंट होते तो करेक्ट एंट्री क्या बनाते, ठीक। उसके बाद फिर आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अकाउंटेंट ने एंट्री करते समय क्या गलती की है। तो पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या था, उसके बाद आपको यह देखना पड़ेगा कि अकाउंटेंट ने क्या गलती की है, और उसके बाद उन दोनों के कंपैरिजन से आपको अपनी एक रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है। रेक्टिफाइड एंट्री बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत इसके अंदर, सीधा सीधा हिसाब किताब है। पहले आप अपने हिसाब से करेक्ट एंट्री डिसाइड करो कि सर ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, बना लिया आपने करेक्ट एंट्री। फिर ये देखो कि अकाउंटेंट ने क्या गलती की है और उस गलती को भी एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक। गलती को किस में कन्वर्ट कर लो, एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब आपके पास में दो जर्नल एंट्री है, एक कौन सी, करेक्ट, और एक कौन सी, इनकरेक्ट। बराबर है, करेक्ट या इनकरेक्ट ये ठीक है, रॉन्ग एंट्री कह दो या एक्चुअल ट्रीटमेंट जो भी कहना वैसा कह सकते हैं। अब जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि भाई ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो होना चाहिए था, तो जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया जाए। और जो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट अकाउंटेंट ने डाल रखा है उसका इफेक्ट कैंसिल कर दो, और इफेक्ट कैंसिल करने के लिए उसकी एक रिवर्सल एंट्री बना दो। बस क्या करना है, उसकी एक रिवर्सल एंट्री बना देना है। रिवर्सल एंट्री बनाने का मतलब अकाउंटेंट ने जिस भी अकाउंट को डेबिट करवाया होगा हमने क्या करवा देना है, क्रेडिट। जिस भी अकाउंट को क्रेडिट करवा दिया होगा हमने क्या करवा देना है, डेबिट। इन दोनों को मर्ज करके पहले क्या किया आपने, करेक्ट एंट्री बनाई, करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद में क्या किया आपने, इनकरेक्ट एंट्री बनाई। इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो तो गलती है, और गलती है तो गलती का इफेक्ट तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो इनकरेक्ट एंट्री का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करें, आप उसकी एक रिवर्सल एंट्री बना दें। और रिवर्सल एंट्री जब बनाएंगे तो अकाउंटेंट ने जिस भी अकाउंट को डेबिट करवाया होगा उसको आप क्रेडिट कर दें, जिसको भी क्रेडिट करवाया होगा उसको आप क्या कर दें, यहां पर डेबिट कर दें। आखिरी में जो कॉमन फैक्टर बचपन में कैंसिल करते थे ना, जैसे कई बार बचपन में होता था 20/30, तो आप कहते थे 10 कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 2/3। ऐसा बचपन में करते थे 4th और 5th स्टैंडर्ड के अंदर। बस वही 4th और 5th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगा देने का, यहां पर जो भी कॉमन फैक्टर दिखता है उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दो, जो बच गया वो तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री। इतना क्लियर, ये तरीका होगा हमारे एरर को रेक्टिफाई करने का। अब अगर मैं पहला सेंटेंस पढ़ूं, पहला सेंटेंस क्या है, परचेस ऑफ 981 फ्रॉम राम। बताओ बेटे, अगर मैं इस सेंटेंस को यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, अभी लिखना नहीं है बेटे, पहले समझ लो आराम से। अगर मैं इस सेंटेंस को यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इतना पार्ट मुझे बताता है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या था। एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या था, राम नाम के आदमी से हमने 981 रुपीज का गुड्स परचेस किया था, यही था एक्चुअल ट्रांजैक्शन। आप अगर अकाउंटेंट होते तो आप एंट्री क्या बनाते, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बिल्कुल ठीक। अब यहां पे वर पोस्टेड एज ₹918 टू द डेबिट ऑफ राम अकाउंट। अब ये बताओ आपने गलती करी कब है, एंट्री करते समय या लेजर पोस्टिंग करते समय या ट्रायल बैलेंस बनाते समय, लेजर पोस्टिंग करते समय। अब लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है तो इसको लेजर पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक। आपने बताओ बेटे करेक्ट एंट्री अभी अभी क्या बताई, जल्दी बताओ बेटे करेक्ट एंट्री क्या बताई, ये बेटे फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अभी लिखना कैसे है वो बाद में बताऊंगा, आगे चले। तो आपके हिसाब से करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू राम अकाउंट, अमाउंट 981 से आपकी करेक्ट एंट्री हो जानी चाहिए थी। गलती लेजर जर्नल एंट्री के समय हुई है कि लेजर पोस्टिंग के समय, लेजर पोस्टिंग के समय। तो अगर आपको वाकई में अकाउंटेंट की गलती ढूंढनी है सही तरीके से तो इसकी लेजर पोस्टिंग भी देखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करते तो क्या करते, चलो मैं बताता हूं। आप बेटे दो अकाउंट ओपन करते, कौन कौन से, एक तो परचेस अकाउंट, दूसरा राम अकाउंट। बोलो बेटे अब क्या करना है, अब लेजर पोस्टिंग तो करवाओ, हाँ परचेस, परचेस के फिर से बोलना,
परचेस के डेबिट में टू राम, अच्छा, और परचेस के डेबिट में टू राम, राम के क्रेडिट में बाय परचेस, ओके, अमाउंट 981, 981, पक्का सही है ना, कंफर्म? आपने कहा सर परचेस अकाउंट के डेबिट में राम अकाउंट लिख दो, ऐसी कहा ना आपने? हाँ मतलब परचेस के डेबिट में राम और अमाउंट 9, लेजर पोस्टिंग तो सही है ना, वैसे तो सही है ना। तो आपने कहा परचेस के डेबिट में राम अकाउंट लिख दो टू राम, और राम के अकाउंट में लिख दो बाय परचेस, ऐसे करने कहा ना आपने, पक्का? और फिर बाद में सर अमाउंट लिख दो, ऐसी करनी है ना लेजर पोस्टिंग। बेटे एंट्री का डेबिट पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हाँ एंट्री का डेबिट बताओ क्या लिखा है, बताओ ना, एंट्री का डेबिट पढ़ के बोलो जरा। परचेस अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। आराम से सोच सोच के कुछ सवालों के जवाब दो। बेटे ये क्या लिखा है? अच्छा क्या बात कर रहे हो, डीआर डॉट लिखा है, बात कैसी कैसी बातें करते तुम। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा है? बस सीआर डॉट लिखा है, कैसी कैसी बातें करते तुम। अच्छा ये क्या लिखा है? अच्छा, और अच्छा ये क्या लिखा है? अरे ये क्या लिखा है? तो जैसे ये सीए है, ये सीएस है, ये सीआर डॉट है, ये डीआर डॉट है, ये एमआर डॉट है, नहीं नहीं। अच्छा तो ये क्या लिखा है फिर से बताओ, चलो। डेबिट लिखा है पक्का? तुम इसको डेबिट क्यों पढ़ रहे हो ये बताओ। सर असल में क्या है, देखो DEBIT ऐसे ही था ना, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया लिखने के लिए, क्या बना दिया शॉर्ट फॉर्म, डीआर डॉट, और कह दिया इसको एब्रीविएशन, ऐसे ही कहा ना आपने। तो सर ये तो आपने एब्रीविएशन लिखा ना, लेकिन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं, पक्का? अच्छा ठीक है सर। आपने यहां पर असल में होता है सर, देखो क्रेडिट हमने सर लिखने के लिए शॉर्टकट बना दिया सीआर डॉट, ये तो एब्रीविएशन है, लेकिन पढ़ेंगे तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, मानते इस बात को? तो बेटे तुम्हारी जो एंट्री है ना, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको पढ़ना थोड़ा डिटेल में पड़ता है। अगर आप पढ़ोगे डिटेल में तो पता है बेटे तुमने क्या लिखा है। अगर मैं इसको डेबिट को पढ़ने जाऊं तो लिखा है यहां पर परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹981, ये है इसकी डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है सर, बात तो वही, हमने भी तो वही बोला था परचेस अकाउंट डेबिट, आपने 4 शब्द और लिख दिए वहां पर, कुछ भी बात करते हैं सर सुबह सुबह। मैंने कहा अच्छा चलो क्रेडिट पढ़ के बताओ, क्रेडिट में क्या लिखा है? टू राम, वाह, क्रेडिट में लिखा है बेटे राम अकाउंट इज टू बी, सर एक ही तो बात है ना, मतलब इज टू बी क्रेडिटेड बाय 981, सर एक ही तो बात है। मैंने कहा एक बात नहीं है बेटे, अगर तुम इसको ऐसे पढ़ते हो परचेस अकाउंट डेबिट 981 एंड राम अकाउंट टू राम अकाउंट 981, तो समझ जाओ बेटे तुमने अपनी अकाउंट की कब्र में पहली खुदाली खुद ही मार दी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेसिक है जो आपको पहले पता होना चाहिए। कभी भी याद रखना बेटे लाइफ में, मैं सिर्फ सीए फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब आप सीए के अंदर आ ही गए हैं तो मैं आपको सीए की फील्ड की सच्चाई बता दूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल बड़ी तगड़ी होनी चाहिए बॉस। आपको अगले 3 साल के अंदर वो काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर कि सामने वाले का चेहरा देख के बता दो इसके मन में क्या चल रहा है। सीए आदमी को इतना खतरनाक होना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा क्लाइंट तुम्ही से झूठ बोलेगा। जिस दिन सीए बन जाओगे, अपना ऑफिस खोल के बैठोगे, तो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारा जो क्लाइंट है उसको तो इनकम टैक्स बचाना है, इनकम टैक्स बचाने के लिए सबसे पहले झूठ किससे बोलेगा? वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से झूठ बोलेगा। और कल को उसने लंबे चौड़े फ्रॉड कर दिए ना, तो 12 के भाव से नप जाओगे तुम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो तुम्हारा क्लाइंट बना के लाएगा, बैलेंस शीट तुम्हारा क्लाइंट बना के लाएगा, तुमसे 50 टाइप के झूठ बोलेगा वो। और अगर तुमने अकाउंट की बुक को ऑडिट कर दिया
और धोखे से किसी ने साबित कर दिया कि उस फ्रॉड में तुम भी उसके साथ में मिले हुए थे, तो सबसे पहले जो 4 साल मेहनत करके तुमने डिग्री कमाई है ना, वो सबसे पहले इंस्टीट्यूट वाले छीन लेंगे तुमसे। और सोचने में मतलब कि ऐसा लगता है कि यार सीए है, बढ़िया शानदार एसी रूम मिलेगा, अपन हेड अकाउंटेंट रहेंगे, 5-10 साल नौकरी करने के बाद अपन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाएंगे, करोड़ों में अपना पैकेज आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आज की डेट में बेटे 3 साल बीकॉम करने के बाद, 2 साल एमकॉम करने के बाद भी लोगों को 10-12-15 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है, हाल है आज की डेट में। लेकिन जिस दिन तुमको सीए की डिग्री मिल जाएगी ना, उस दिन तुमको, अगर मान लो तुमने कितने ही घटिया नंबरों से सीए क्यों ना पास किया हो, तुम्हारे कितने भी अटेम्प्ट क्यों ना लगे हो, कोई ना कोई बैंक वाला बेटे तुमको 70-80 हजार की नौकरी देने को तैयार है, क्योंकि तुम्हारे पास में सीए की डिग्री है। और हर किसी को पता है कि अगर इसने सीए कर रखा है, इसके पास में सीए की डिग्री है, यानी इतनी दिमाग तो इसके अंदर है कि ये कुल मिला के पूरा हिसाब किताब तो समझ ही सकता है। और अगर तुम्हारी ये इंटरप्रिटेशन है तो अभी दिक्कत नहीं होगी, अभी तो सीए फाउंडेशन तुम पास कर जाओगे बॉस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीए फाउंडेशन को पास करना, अभी तो सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे। लेकिन समस्या आएगी बेटे इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर लोगों के 6-6 अटेम्प्ट लगे हैं, 6 अटेम्प्ट देने के बाद 7वें अटेम्प्ट में उन्होंने इंटरमीडिएट क्लियर किया है। और फाइनल की तो भूल ही जाओ, आज फाइनल का पेपर देना चालू किया, शादी हो गई, लड़के बच्चे हो गए, फाइनल ही दे रहे हैं आज तक। कईयों को देखा हूं बेटे मेरी लाइफ में, आज 18 साल हो गए इस फील्ड को देखते हुए, और इतने लोगों को पढ़ा चुका हूं, और इतने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल में आके छोड़ दी इंटर क्लियर करने के बाद। और आज भी उनके अंदर कसक है कि सर काश उस समय अपन ने सीए कंप्लीट कर लिया होता तो हो गया होता, अब तो हो भी नहीं सकता। और कोई बड़ी गलतियां नहीं करते स्टूडेंट, ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं। सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो बेटे, अब अगर मैंने जो पढ़ा है, क्या लिखा है बेटे, डेबिट में पढ़ो ठीक से, परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 981, यही लिखा है ना मैंने। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लेजर में एक अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के 2 साइड होंगे, कौन कौन सा? एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। इतना ठीक है। एंट्री पता है क्या कहती है? एंट्री कहती है परचेस अकाउंट को ढूंढो, इज टू बी डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है बेटे? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेज। परचेस अकाउंट को ढूंढो, उसके लेफ्ट हैंड साइड में 981 रुपीज रिकॉर्ड कर दो। समझ में आया बेटे एंट्री का मतलब? एंट्री कहती है कि भाई आप अपने लेजर में जाएं, परचेस अकाउंट को ढूंढें और परचेस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने रुपए लिख दें? 981 रुपीज लिख दें। ये कहती है आपकी एंट्री। अब आप सिंगल एंट्री सिस्टम समझ रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम समझ रहे हैं? डबल एंट्री यानी हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट तो होने चाहिए ना कहीं ना कहीं। एक इफेक्ट तुमने कहां डाल दिया? परचेस अकाउंट के अंदर। दूसरा इफेक्ट कहां डालोगे? राम अकाउंट के अंदर। तो इस एंट्री का सेकंड इफेक्ट कहां जाना चाहिए? राम अकाउंट में जाना चाहिए। इसलिए पर्टिकुलर के कॉलम में राम अकाउंट लिख दिया जाता है, ताकि कोई आदमी सिर्फ परचेस अकाउंट को देखे तो भी उसको समझ में आ जाए किसकी डबल एंट्री क्या बनी है। लग रहा है बेटे सिर्फ परचेस अकाउंट को देख के ना तुम्हारे सामने एंट्री है, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सामने एंट्री भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ तुमने किसी की लेजर बुक उठाई, पन्ना पलटाया, पहला अकाउंट कौन सा खुला? परचेस अकाउंट खुला। परचेस में पहली एंट्री दिखी, टू राम 981। समझ में आ गया बेटे कौन सा ट्रांजेक्शन था ये? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा ट्रांजेक्शन समझ में? समझने के लिए इतना ही काफी है। तुमने क्या किया? परचेस अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब गुड्स परचेस किया होगा। और पर्टिकुलर के कॉलम में क्या लिखा है? राम, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, मतलब गुड्स किस में परचेस हुआ होगा? क्रेडिट में। अगर कैश में परचेस होता तो यहां क्या लिखा होता? क्यों कैश अकाउंट लिखा होता? क्योंकि डेबिट इफेक्ट अगर परचेस अकाउंट में आया है तो क्रेडिट इफेक्ट कहां गया होगा? कैश अकाउंट में। तो यहां पे क्या लिखा है कि भैया इसका क्रेडिट इफेक्ट तुम कहां डालने वाले हो। समझ में आया बेटे? इसीलिए जब आप कहते हो कि सर परचेस अकाउंट के डेबिट में राम लिख दो और राम अकाउंट के क्रेडिट में परचेस लिख दो, इसका मतलब तुमने लगा दिया जुगाड़। पता है क्या जुगाड़ लगाया? अरे अरे एंट्री में यहां पर क्या लिखा है? परचेस डेबिट में, ऐसे लिखा है ना, इसको उठा के कहां लिख दो? क्रेडिट में। राम कहां लिखा है? क्रेडिट में, इसको उठा के कहां लिख दो? डेबिट में। और अमाउंट उठा के ट्रांसफर कर दो। ये अपन ने लगा दिया यहां पे शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट बेटे शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं 11-12 तक, लेकिन यही शॉर्टकट आगे जाके कवर खोद देंगे तुम्हारी, याद रखना। सीए के अंदर ऐसा इतने आराम से काम नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट की एक ही डिमांड है बॉस, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन बड़ी तगड़ी होनी चाहिए एक एक चीज की। हर वो शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, आपको उस हर शब्द का मीनिंग पता है, इसलिए वो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। हर वो शब्द हमने जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, आपको हर क्वेश्चन के हर एक वर्ड का मीनिंग डिटेल में पता है। ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक द कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे के अंदर अगर आप अपने सीए फाउंडेशन का पूरा पेपर बनाना चाहते हैं
तो अपने इंटरप्रिटेशन पे काम करना शुरू करें। क्रेडिट में क्या लिखा बेटे बताओ? राम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹981, यही लिखा है। एंट्री पता है क्या कहती है? एंट्री कहती है कि भैया लेजर पोस्टिंग में जाओ, लेजर पोस्टिंग में ढूंढो कौन सा अकाउंट, राम अकाउंट। और राम अकाउंट के क्रेडिटेड, क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। ओके, तो ये कहते हैं राइट हैंड साइड में कितने अमाउंट लिख दो? 981 लिख दो। सिंगल एंट्री है कि डबल एंट्री? डबल एंट्री है। हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होने चाहिए। राम अकाउंट में कौन सा इफेक्ट डाला है? डेबिट इफेक्ट की क्रेडिट इफेक्ट? राम अकाउंट में कौन सा इफेक्ट डाला है? क्रेडिट इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो डेबिट इफेक्ट डाल के आए होगे तुम। कहां डाल के आए? परचेस। तो यहां पे पर्टिकुलर के कॉलम में लिख दिया जाएगा परचेस, ये बताने के लिए कि हमने क्रेडिट इफेक्ट तो डाला है राम अकाउंट में, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन का डेबिट इफेक्ट चेक करना हो तो कहां जाके चेक करो? परचेस अकाउंट में जाके चेक करो। तो हर एक लेजर पोस्टिंग अपने आप में एक कंप्लीट डबल एंट्री होनी चाहिए। इस चीज को मेक श्योर करने के लिए लेजर पोस्टिंग का ऐसा सिस्टम बना है। अब लग रहा है थोड़ा सा लॉजिकल है। और जब तक इसके पीछे के लॉजिक नहीं ढूंढोगे आप, तब तक, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, सीए फाउंडेशन पास कर लोगे, क्योंकि 70-80% सिलेबस वही है जो आपने 11-12 के अंदर पढ़ रखा है। और मैं आपको 11-12 का ही वो सच्चाई बता देता हूं। हर एक चैप्टर के आपने 40-40, 50-50 क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे। डेप्रिसिएशन के कम से कम कुछ नहीं तो आपने साल भर के अंदर 40-50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही डाले होंगे। क्लास के अंदर 20-30 क्वेश्चन तो क्लास में सॉल्व कर लिए होंगे। फिर टेस्ट पेपर, हाफ ईयरली, फुल ईयरली, और ये ईयरली, और फाइनल ईयरली, और प्री बोर्ड, और फलाना, और इमका, और डिमका, दुनिया भर के टेस्ट पेपर में 15-20 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए होंगे आपने। डेप्रिसिएशन के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तुमने? 50-60 कर लिए होंगे। हर एक चैप्टर के कम से कम 50-60 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए होंगे। कंपनी की जो इश्यू फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर होता है आपका, उसके कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए होंगे तुमने। अगर मेरे को याद आता है तो शायद तुम्हारे साथ ये हुआ होगा, जो 400 पेज का रफ रजिस्टर आता है ना, मोटा वाला, उसका आधा रजिस्टर तो तुमने सिर्फ इश्यू फॉरफिचर एंड रीइश्यू की एंट्री लिख लिख के भरा होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। समझ में आती बात? तो ऐसी कंडीशन में होता यह है कि अब 11-12 नहीं है कि एक ही चैप्टर के आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके आपका उस चैप्टर के ऊपर कंट्रोल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता बॉस, क्योंकि जो चीज तुमने 2 साल में पढ़ी है वो यहां 2 महीने में खत्म करनी है। टेस्ट पेपर लिखने हैं वो अलग, घर में जाके प्रैक्टिस करनी है वो अलग, सेल्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो अलग। और अकेला इकलौता अकाउंट का सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ में 3 सब्जेक्ट और खड़े हैं। 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, लॉ। और उसमें भी अगर वो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो भी ठीक था। वो पेपर भी कौन सा तुम्हारा? सब्जेक्टिव। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के लिखते बनेगा लॉ? अबे चुप रहे ना, जब आदमी साइलेंट कर रहा है तो मरे जा रहा फोन कर करके बात। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में बेटे लॉ के बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आंसर लिख के आओगे तुम? क्योंकि चलो इकोनॉमिक्स का पेपर है तो तुम एक बार आंसर लिख भी लेते, क्योंकि 11-12 में तो बहुत इकोनॉमिक्स के आंसर लिखे, तो कम से कम लैंग्वेज के साथ में आप कंपेटेबल हो, लॉ की लैंग्वेज के साथ में कंपेटेबल हो। पूरा लॉ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आखिरी में पूछोगे सर वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड क्या होता है? गारंटी है बेटे, लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि अगर इतना आसान होता ना लॉ, तो हर किसी को लॉ में 70-80 मिल रहे होते। पिछला जो अटेम्प्ट था उसमें लॉ के अंदर एवरेज मार्क्स मालूम है कितने थे? 45 आउट ऑफ 100। ये रियलिटी है। 11th और 12th के अंदर अगर आपको टॉपर बनना है तो 95-97 ऐसे परसेंटेज चाहिए। सीए के अंदर अगर आपको एआईआर आना है तो सिर्फ 75% मार्क्स चाहिए बेटा। अगर तुम्हारे 75% मार्क्स हैं तो समझ जाओ तुम्हारा नाम एआईआर की लिस्ट में आ गया। हालांकि सीए फाउंडेशन में एआईआर नहीं होता है, इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल की। अगर आपके 75% मार्क्स हैं तो आप पक्का 1 से लेके 10 तक के ऑल इंडिया रैंक होल्डर में से एक हो। गारंटी है बॉस, 101% गारंटी है इस बात की। अब तुम सोचो, जहां पे 75% में ऑल इंडिया रैंकर की लिस्ट क्लोज हो जाती है, अब उसका रिजल्ट कितना जाता होगा? सोच के देखो ना बेटे, 75% में ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो जाता है आदमी। और 75% में रैंक होल्डर होने का मतलब क्या है? 80% के ऊपर तो सोचना ही बेकार है, पाप है सर। इंस्टीट्यूट वाले बेटे इतनी आसानी से नंबर नहीं देते, याद रखना इस चीज को। ये 11th और 12th नहीं है। 11th-12th में जितने बोर्ड हैं वो सारे के सारे बोर्ड तुमको पास करने के लिए बैठे कि बस तुम आओ, पेपर दे दो, कम ज्यादा कैसा भी, बस गोरे पे काला कर दो। गोरे पे काला समझता है क्या होता है?
तुम्हारा जो आंसर शीट होती है ना वो व्हाइट कलर की होती है, महाजनी लैंग्वेज में कहते हैं इसको, मारवाड़ियों में घोड़े पे काला होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो उनका कहना यह है कि तुम आओ घोड़े पे काला कर दो, कम ज्यादा कुछ भी लिखोगे तब भी तुमको पास तो हम कर ही देंगे, क्योंकि तुमको फेल करके तुम्हारा मुंह देखने का शौक हमको भी नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले कहते तुम हमारे मेहमान हो, बार बार आओ, बहुत अच्छा लगता है अपने को, वी एंजॉय अ लॉट। भाई सीधी बात है, इंस्टीट्यूट में जितने बैठे सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप चेयरमैन से लेके बोर्ड ऑफ स्टडीज से लेके मेंबर तक किसी को भी देख लो, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तुम्हारा पेपर निकालने वाला कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉपी चेक करने वाला कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चाहेगा उसका कंपटीशन बढ़े मार्केट के अंदर। तुम भी कल को सीए बन जाओगे तो तुम भी तो प्रैक्टिस करोगे, तुम भी उसके अपने ऑफिस, उसके बाजू ऑफिस के बाजू में अपना ऑफिस खोल के बैठ जाओगे, तो तुमने तो कंपटीशन बढ़ा दिया ना उसका। तो कोई भी आदमी चाहेगा कि अपने हाथ से अपनी कंपटीशन बढ़ा ले वो, तो उसके हाथ से नंबर छूटेंगे कॉपी चेक करते समय? वहां पे तो बेटे लड़के नंबर लेने पड़ते हैं। और इंस्टीट्यूट का कहना है कि वी आर नॉट हियर टू पास यू, अगर तुम में दम है तो हमसे लड़ लो, लड़ झगड़ के हमसे नंबर ले लो और पास हो जाओ। तो वहां पे बेटे उम्मीद ही मत करना क्यों तुमको पास करने बैठे हैं ना। उनका कहना है कि अगर दम होगा तो उम्मीद कर लो कि हम तुम्हें पास कर देंगे, लेकिन अगर दम नहीं है तो फिर निकल लो बेटे प्यार से, ठीक है। ट्राई ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर मे देयर इज नवंबर। आगे चलो। तो बेटे मुद्दा ये है कि इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अपनी तगड़ी करें, बीच बीच में बेटे अब जहां जहां कोशिश करूंगा कि ये सब होते जाए। आगे चलें बेटे। तो आपने तो करेक्ट, अरे यार पूरी अच्छा ये मिटाना पड़ेगा, बाप रे पूरी एंट्री मिटानी पड़ेगी। तो परचेस अकाउंट करेक्ट एंट्री क्या बना दी बॉस आपने, जल्दी बताओ। करेक्ट एंट्री बन गई बेटे तुम्हारी, परचेस अकाउंट डेबिटेड बाय ₹981 टू राम अकाउंट क्रेडिटेड बाय 981। गलती लेजर पोस्टिंग के समय हुई है तो लेजर पोस्टिंग से ही सोचना पड़ेगा, एक होगा परचेस अकाउंट और एक होगा राम अकाउंट। कराओ बेटे लेजर पोस्टिंग। परचेस अकाउंट विल बी, यानी परचेस के लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिख देना चाहिए? 981। क्रेडिट इफेक्ट कहां डालने वाले हो? राम अकाउंट में, तो यहां पे लिख दो राम। उसके बाद राम अकाउंट के राइट हैंड साइड में कितना लिखना है? 981। डेबिट इफेक्ट कहां डालने वाले? डेबिट इफेक्ट कहां डाल के आए हो? परचेस, तो यहां पे लिख दो परचेस अकाउंट। समझ में आ गई बेटे लेजर पोस्टिंग। इंटरप्रिटेशन हमेशा जब भी आप कोई भी एंट्री को पढ़ेंगे हमेशा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिकली अपने लैंग्वेज ऑटोमेटिकली टंग में सेट हो जाती है। अब बेटे बताओ तुम्हारे अकाउंटेंट ने गलती क्या किया है, ढूंढ के बताओ क्या गलती किया है। इसने सर, हमारे अकाउंटेंट ने राम अकाउंट को 918 रुपीज से क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। देखिए बेटे गलती तो करना आपके अकाउंटेंट को यह चाहिए था कि वो क्रेडिट साइड में 981 लिखे, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से 918 कहां लिख दिया? वो भी डेबिट साइड में लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब बेटे अकाउंटेंट ने एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या किया? सर परचेस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब परचेस अकाउंट तो प्रॉपरली डेबिट हुआ होगा कि नहीं? राम अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, उसकी जगह अकाउंटेंट ने क्या किया? राम अकाउंट को डेबिट करवाया। कितने से? 918 से। ये उसने एक्चुअल लेजर पोस्टिंग करी है। मैंने कहा बेटे इस लेजर पोस्टिंग को एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताओ? अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने सर परचेस अकाउंट को डेबिट किया। बोलो ठीक, यही किया था ना। तो अगर मैं इसको एंट्री के फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? अकाउंटेंट ने परचेस अकाउंट को डेबिट किया। कितने से? 981। और क्या किया अकाउंटेंट ने? जल्दी बताओ। राम अकाउंट को भी डेबिट किया। कितने से? 918 से। तो अगर मैं इसको एंट्री के फॉर्म में लिखूं तो क्या करूंगा बेटे? मैं लिखूंगा राम अकाउंट को भी डेबिट किया 918 से। सर ऐसी एंट्री कौन बनाता है? तो मैं कौन सी एंट्री बना रहा हूं? मैं तो बेटे लेजर पोस्टिंग को एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि एंट्री को एंट्री के साथ में कंपेयर किया जा सके। बस इतना ही काम किया अपन ने। समझ में आ गई बात? अब मैंने कहा बेटे जो एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर दो। एक्चुअल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए था बताओ? जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था उसको एज इट इज रिकॉर्ड करो। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए था बोलो? परचेस अकाउंट को 981 से डेबिट होना चाहिए था। इतना ठीक है? लो बेटे मैं भी डेबिट करवा देता हूं। करवा दिया डेबिट। और क्या होना चाहिए था? राम अकाउंट टू, फिर वही टू राम अकाउंट। अबे नालायक अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। क्या क्रेडिट होना चाहिए था? राम अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹981। जो आपकी करेक्ट एंट्री थी बिल्कुल वैसी एज इट इज रिकॉर्ड करी है मैंने। कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस इसके अंदर। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है।
अब अकाउंटेंट ने जो ट्रीटमेंट किया है इसका इफेक्ट कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या कर दो, रिवर्सल एंट्री कर दो। रिवर्सल एंट्री करने के लिए अकाउंटेंट ने किया क्या है, पहले तो ये देखो सर, परचेस अकाउंट को उसने डेबिट करवाया है 981 से, रिवर्सल ट्रांजैक्शन डालना है, क्या करूं, परचेस अकाउंट को क्रेडिट करवा दो कितने रुपए से, बोलो 981 से करवा दिया। और अकाउंटेंट ने क्या किया है, जल्दी बताओ, और अकाउंटेंट ने क्या किया है, राम अकाउंट को डेबिट करवाया है 918 से। मुझे इसका भी इफेक्ट कैंसिल करना है। मैंने पहले ही मान लिया अकाउंटेंट नालायक किस्म का आदमी है, पूरे पाप कर रखा है उसने, अपने को पाप धोना है। पाप धोने के लिए क्या करना है, माफी मांगना है। माफी मांगने के लिए क्या करना है, सिर्फ रिवर्सल एंट्री कर देना है। समझ में आ गई बात। अकाउंटेंट ने क्या किया था, राम अकाउंट को डेबिट किया था, कितने से, 918 से। अपन ने इफेक्ट कैंसिल करना है, क्या कर दो, क्रेडिट करवा दो। और क्या क्रेडिट करवा दो सर, राम अकाउंट को क्रेडिट करवा दो 918 से, करवा दिया। कोई बड़ा भारी दिमाग लगाया कि इसके अंदर अपन ने, नहीं। अब जो कॉमन फैक्टर है बाहर करो। कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है सर, परचेस अकाउंट का डेबिट 981 से, परचेस अकाउंट का क्रेडिट 981 से कैंसिल करा दो। करा दिया कैंसिल। जो कैंसिल करा दिया पिक्चर में से बाहर, क्या बच गया तुम्हारे पास, राम अकाउंट क्रेडिट 981, राम अकाउंट क्रेडिट 918। तो दोनों को मिला के सिर्फ अगर मैं एक बार राम अकाउंट को क्रेडिट कर दूं कितने से, 9918, तो काम चल जाएगा। तो व्हाट इज योर फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री, राम अकाउंट इज टू बी, अरे अभी सस्पेंस किधर से आया, अभी नहीं बेटे। व्हाट इज द फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री, सर हमारी फाइनल रेक्टिफाइड एंट्री तो ये कहती है कि अगर जितनी गलतियां हुई है उनको ठीक करना है, तो राम अकाउंट को चुपचाप क्रेडिट कर देना चाहिए, कितने से, 1899 से क्रेडिट कर देना चाहिए। अब बताओ आप अपने एरर की रेक्टिफिकेशन स्टेज 1 में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं कि 3 में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, इतना ठीक है। 2 में डबल एंट्री कंप्लीट करना जरूरी है। अभी डबल एंट्री अपने आप कंप्लीट होती है क्या, डबल एंट्री कंप्लीट हुई क्या, नहीं। तो जहां जहां डबल एंट्री कंप्लीट ना होती हो वहां वहां बेटे आपको सस्पेंस अकाउंट को यूज करना पड़ेगा, इतना ठीक है। तो बस बेटे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री आई एम सपोज टू यूज द सस्पेंस अकाउंट, तब जाके तुम्हारी फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। हालांकि मैं मान सकता हूं कि सर इसमें तो बहुत सोचना पड़ेगा सर, बहुत देखना पड़ेगा सर। शुरू में 1-2 दिन तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत देखना पड़ रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट का पेपर पहले तो इतना बड़ा होता है कि 3 घंटे के अंदर उसको सॉल्व करने में पहली प्रॉब्लम है। और अगर आप 3 घंटे के अंदर वाकई ईमानदारी से पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ तो ट्रिक्स के ऊपर जाना पड़ता है, पहली बात। और एग्जाम में देते समय, एग्जाम मतलब कि एग्जाम में आंसर लिखते समय इतनी फुर्सत नहीं होगी आपके पास में सोचने के लिए, लेकिन जो सही तरीका है काम करने का उसको सीखना तो पड़ेगा, बिना उसके तो काम चल भी नहीं सकता। तो ये हमारा काम करने का सही तरीका होगा, इतना क्लियर है। पहले क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री। फिर ये देखो कि अकाउंटेंट ने गलती कब करी है, या तो उसने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय गलती करी होगी, या तो उसने लेजर पोस्टिंग करते समय गलती करी होगी, और या तो ट्रायल बैलेंस में जब वो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा होगा तब उसने गलती करी होगी, इतना ठीक है। तो जब भी गलती करी होगी उसके हिसाब से आप उसकी रेक्टिफाइड एंट्री को क्रॉस चेक करें। जब रेक्टिफाइड एंट्री क्रॉस चेक हो जाए तो जो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था वो एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे आप, जो इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसकी रिवर्सल एंट्री डालेंगे आप, दोनों को मर्ज करेंगे, कॉमन फैक्टर को अलग करेंगे, जो बच जाएगा वो क्या होगी, आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। अब इसको आगे डील कैसे करना है इसके लिए देखना पड़ेगा व्हाट इज द स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर फर्स्ट स्टेज होती तो क्या आप सस्पेंस अकाउंट को यूज करते, नहीं करते। अगर स्टेज सर अगर स्टेज 1 होती तो हम तो सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करते, तो फिर इस एरर की रेक्टिफिकेशन कैसे करते। डबल एंट्री कंप्लीट हो रही है क्या, नहीं हो रही है। डबल एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है तो ऐसे एरर के रेक्टिफिकेशन के लिए सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर बताना पड़ता है, फॉर रेक्टिफाइंग दिस एरर, या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं फॉर रॉन्ग डेबिट एंड नॉन क्रेडिट in RAM account we have to credit RAM account by ₹1899। बस एक लाइन लिख के आपको अपना आंसर बताना पड़ता है, ठीक। अभी अगर हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो कौन सी स्टेज में, स्टेज 2 में। डबल एंट्री कंप्लीट करना है, यस। अभी हो रही है, नहीं। यूज किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू RAM अकाउंट। सर यही एरर अगर हम सब्सिक्वेंट पीरियड में करते तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अगर हम अपने एरर को रेक्टिफाई करते तो फिर क्या होता।
तब बेटे मैं अपनी पहले तो जैसे कॉमन रेक्टिफाइड एंट्री बनती है, पहले मैं अपनी कॉमन रेक्टिफाइड एंट्री बनाता, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड 1899। फिर मैं अपनी एंट्री में चेक करता क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है, बताओ ना, क्या मेरी एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है? नहीं सर, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो यही एंट्री मेरी अगले साल भी बनती। फिर हाँ, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट होता जैसे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट, तो फिर नॉमिनल अकाउंट को एक लाइन से काट के फिर क्या लिख देते हैं वहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इतना ठीक है? तो ये आपका ओवरव्यू है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ठीक है, नोट्स मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए, मिल गए सभी को नोट्स? कल बेटे क्लास आए तो प्रिंट आउट निकाल के ले आए। प्रिंट आउट निकाल के लाने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि क्वेश्चन आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में होगा, तो उसको सॉल्व करने में भी इजी रहेगा, होमवर्क वगैरह देने में भी इजी रहेगा। अच्छा, अब रही बात सर, इसके थ्योरी के भी क्वेश्चन है, अगर आप नोट्स को स्क्रॉल करके देखेंगे तो मैंने बेटे कुछ आपको थ्योरी के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन भी दे रखे हैं वहां पर, और उन्हीं नोट्स के अंदर आपको ट्रू एंड फॉल्स के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना ठीक है? तो ट्रू एंड फॉल्स और थ्योरी के क्वेश्चन हम क्लास के अंदर बट डिस्कस करेंगे, लिखवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिटेल में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतना समय नहीं होता है, तो सिर्फ थ्योरी के जो क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स के और शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम क्लास के अंदर सिर्फ डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है? और ये थ्योरी के क्वेश्चन जो डिस्कस होंगे वो होंगे हमारे सिलेबस के सबसे आखिरी में। अब वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो या बीआरएस हो या कोई भी चैप्टर हो, उन सारे चैप्टर के जो थ्योरी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तब। ठीक है? इससे होगा ये कि सारे चैप्टर एक बार और तुम्हारे रिवाइज भी हो जाएंगे और थ्योरी एग्जाम के आसपास रहे, 15-20 दिन, एक महीने के अगर डिफरेंस में रहे तो थ्योरी याद भी रहती है एग्जाम में लिखने के लिए। इतना ठीक है? पक्का? ठीक है, चलो बेटे कल मिलेंगे। आज डेट कितनी है? 31 मार्च, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, डन।